Good morning, friends. This is Abhishek here, and today I'm going to discuss about the detailed discussion of the transactions and concurrency control. This is DBMS part one. Okay, so आज मैं ये चीज डिस्कस करने वाला हूँ. Let me just take my pen. Okay, so आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड वट एवर द क्वेश्चन इज कमिंग फॉर दिस ट्रांजेक्शन कंकरेंसी कंट्रोल. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू इन वन बाय वन. एंड एक्चुअली आज हम पूरा डिटेल सिलेबस पहले मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या है इसके अंदर पढ़ना है हमें, एंड देन आई विल गो विद द ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, सो लेट्स गो टू द टॉपिक. ये सारी चीजें वन बाय वन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये अपकमिंग लेक्चर्स आएंगे, बट अभी आज का टॉपिक है ट्रांजेक्शन कंकरेंसी कंट्रोल्स क्या होती हैं, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है. ओके. ओके, तो ये चीजें आपने देख ही लिया है कि ये क्या है. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज सिलेबस ही है. ओके, बट वी विल लर्न ये चीजें. ओके, सो अभी अभी जो मैं बात कर रहा था कि ट्रांजेक्शन कंकरेंसी कंट्रोल में हमें पढ़ना क्या है. ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हमें सबसे पहले पढ़ना एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है. ठीक है, ट्रांजेक्शन कंकरेंसी में देन ट्रांजेक्शन का स्टेट्स क्या है, कंकरेंसी ट्रांजेक्शन्स क्या होती है और इसके कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हैं, सीरियल नॉन सीरियल शेड्यूल्स क्या होती हैं, सीरियलिटी क्या होती है, रिकवरेबिलिटी क्या होती है, एंड व्यू सीरियलाइजेशन क्या होती है. ओके, सो ये सारा चीज वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे. ओके, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज एसिड प्रॉपर्टी. ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग कल देख लिए थे कि कौन कौन से प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, सो डेटाबेस होता क्या है एक्चुअली. डेटाबेस अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक तरह का स्टोरेज लोकेशंस होती है जहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा स्टोर होता है. ओके, डेटा स्टोर होता है. तो ये डेटा कुछ भी हो सकता है. ये कॉलेज का डेटा हो सकता है, स्टूडेंट का डेटा हो सकता है. ठीक है, स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, एंड देन क्या हो सकता है कि ये किसी कंपनी का डेटा हो सकता है. ठीक है, ये किसी गवर्नमेंट का डेटा हो सकता है. तो कुछ भी हो सकता है. ये डेटा ये एक स्टोर करते हैं इसमें जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं इस डेटा को. सो ये बेसिकली डेटाबेस होता है. ठीक है, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है. ठीक है, अभी तो हमने डेटाबेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होती है कि ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और इसको पूरा मैनेज भी करते हैं. जैसे कि किसी को एक्सेस देना है कि कौन इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है. ठीक है, किसी को एक्सेस रिवोक करना है. ठीक है, मेंटेन करना है, कोई टेबल ऐड करना है, रिमूव करना है इस डेटाबेस में. ठीक है, तो वो सारा चीज हम लोग डेटाबेस के अंदर करते हैं. तो वो पूरा जो मैनेज करता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है. ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवरऑल. ओके, तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मैंने जो एक्सप्लेन किया है ये यही है. अ, बाकी का ये सब चीजें थ्योरी लिया. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर दैट इंटरेक्ट दी विद द इंड यूजर एंड एप्लीकेशन. वही जो मैंने एक्सप्लेन किया. ओके, सो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैं कहूँगा कि क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं. जो मेन है वो इससे पढ़ते हैं. ठीक है, इससे क्वेश्चंस आता है जो कि मैंने एक क्वेश्चन देखा था अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो 2024 का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था. इसमें पूछा था कि इस लेवल पे एक्सटर्नल लेवल पे ये क्या है एक्चुअली एक्सटर्नल लेवल. सो हमारा जो डाटाबेस है वो तीन लेवल का होता है. पहला एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, फिजिकल लेवल. ओके, थ्री लेयर आर्किटेक्चर होता है. जो फिजिकल लेयर होता है वहां पे हमारा एक्चुअल डेटा स्टोर होता है जो कि फाइल के फॉर्मेट में होता है. फाइल सिस्टम के फॉर्मेट में मतलब वन बाय वन फाइल आप खोलते जाओगे तो आपका डेटा मिलता जाएगा वहां पे. देन वी हैव अ फिजिकल, ये कनेक्शंस होता है लॉजिकल कनेक्शंस के. लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के साथ ये कनेक्शंस होता है वन बाय वन सारे का. और इसके साथ अगर आप देखोगे किसी भी लेवल पे आप चेंज कर रहे हो राइट, तो वो आपके नेक्स्ट लेवल पे कोई इंपैक्ट नहीं है. अगर आप कंसेप्चुअल में कोई चेंज करोगे तो आपके फिजिकल में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. आप एक्सटर्नल में कोई चेंज करोगे तो आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. इसको हम लोग व्यू बोलते हैं, व्यू लेवल. इस पे क्या करना है, ये एक्चुअली जो इंड यूजर होता है वो इसके लिए डिजाइन किया गया है क्योंकि डेटाबेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स
और टेबल्स में बनाया जाता है, तो बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारे रोज होती हैं उसमें। ठीक है, तो वो सब कुछ एक साथ आप नहीं विजुलाइज कर सकते, तो हम लोग एक्सटर्नल लेवल बनाए इंडिविजुअल के लिए, कि यहाँ पे हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर नीड, चाहे तो वो एक कॉलम में आए, दो कॉलम में आए, या मल्टीपल कॉलम्स में आए। तो जो हमारा नीड्स उस बेसिस पे हम, तो इसको हम लोग इसलिए व्यू व्यू भी बोलते हैं। ओके, इसको व्यू लेवल भी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं वर्चुअल टेबल भी इसको बोलते हैं। ओके, सो क्वेश्चंस यही आया था कि व्हाट इज द व्यू इन डेटाबेस, वर्चुअल टेबल्स, व्हाट इज द वर्चुअल टेबल, ऐसा कुछ करके क्वेश्चंस आया था 2024 के इंडियन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स में। ओके, सो ये हमारा एक्सटर्नल लेवल है, कांसेप्चुअल है, फिजिकल है, तीन लेवल का। जस्ट ये बस रिमेंबर रखना कि कितने कितनी लेयर आर्किटेक्चर होता है, ये 3 लेयर्स आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। और ये तीनों के काम्स क्या क्या है, यहाँ पे हमारा लॉजिक लॉजिक डेवलप होती है, यहाँ पे हमारा एक्चुअल फाइल सिस्टम में, और यहाँ पे हमारा वर्चुअल टेबल या व्यू या सेलेक्ट क्वेरी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारा चीज इस पे आता है, यहाँ पे हम बेसिकली टेबल का आर्किटेक्चर बनाते हैं, ठीक है। और उस आर्किटेक्चर में कितने रोज होती हैं, टेबल के कनेक्ट मल्टीपल टेबल्स है, तो इनका इनके बीच का कनेक्शंस कैसे करते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग इस लेवल पे करते हैं। ओके, देन वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो वही चीजें हैं, देखो फर्स्ट लेवल पे इज द व्यू एक्चुअली यूज द यूजर टू गेट द डेटा, सेकंड लेवल इज स्टोर द इंफॉर्मेशन, रिलेशनशिप बिटवीन देम, फिजिकल क्या होता है, वर्चुअल मीन्स मल्टीपल कॉलम्स। ओके, सो ये सारा जिस मेन ही है। सो एक्चुअली आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें, ये चीजें जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये, कि ऑल 3 लेवल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, अगर हम किसी भी लेवल पे चेंज करते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट टू एनी अदर लेवल ऑफ द आर्किटेक्चर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट था, इस टॉपिक को याद रखना। और फर्स्ट लेवल को हम लोग वर्चुअल टेबल भी बोलते हैं, तो इसको भी याद रखना आप लोग। ओके, नाउ लेट्स गो टू दी नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो उसके बाद आप देखोगे डेटाबेस तो हम यूज करते थे, लेकिन डेटाबेस से पहले अगर कोई चीज यूज होता था तो फाइल सिस्टम होती थी हमारी। ओके, फाइल सिस्टम होती थी, तो फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। अगर आप देखोगे फाइल सिस्टम में, तो फाइल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, डाटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। डाटा रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि डाटा डुप्लीकेशन डाटा हो सकता है, डाटा का इनकंसिस्टेंट हो सकता है, कि एक जगह अपडेट हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। एंड देन और अगर इश्यूज आप देख सकते हो, हम लोग तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, डाटा को आइसोलेशन करना, ठीक है, कि एक डेटा दूसरे डेटा से मर्ज ना हो, और एक ही में इशू, एक ही डेटा को मल्टीपल जगह कैसे रखना है, कैसे उसको अपडेट करना है, ये सारा चीज डाटा एटोमिसिटी का प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लो कि हमारा एक डेटा 2-3 जगह पे है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ फाइल सिस्टम में, तो ये तो सेम ही रहेगा। अगर ये ए है, ये ये भी ए है, ये भी ए है, अगर मैं इसको ए से बी कर दिया तो ये तो ए ही रहेगा, राइट। तो एक तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो चेंज हुआ, बट यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि एक ही डेटा को मल्टीपल नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। एक डेटा को एक्सेसिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, कि जैसे कि हम कोई डेटा एक्सेस कर रहे हैं, वो यहाँ पे भी स्टोर है, यहाँ पे भी स्टोर है, यहाँ पे स्टोर है, अब हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्योंकि बहुत प्रॉब्लम फाइल सिस्टम होती क्या है, कि ये एक लेयर बाय लेयर होता है, लेयर बाय लेयर डेटा स्टोर होता है, तो वन बाय वन जैसे जैसे आप लेयर खोलोगे, वैसे ऐसे आपको डेटा मिलता जाएगा। तो एक एक साथ आप नहीं कर सकते इसको एक्सेस। ओके, तो ये प्रॉब्लम है हमारे फाइल सिस्टम में। एंड देन वी हैव द इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी का मतलब यही होता है कि किस कैसे डेटा को एक्सेस करना है, क्या उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, कि डेटा डुप्लीकेशन ना हो, उसकी एटॉमिसिटी मेंटेन रहे, उसका आइसोलेशन हो, रिडंडेंसी ना हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमारे इंटीग्रिटी में आ जाती है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अब से जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखो ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, एक लॉजिकल ऑपरेशंस होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो किसी भी डेटाबेस में कोई भी चीज, एक्चुअली हम लोग उसको ट्रांजेक्शन से ही डिफाइन करते हैं, कि कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, कोई एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, या डिवीजन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथमेटिकल ट्रांजेक्शन्स ट्रांजेक्शन्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डेटा को ऐड करना है, डेटा को रिमूव करना है, अपडेट करना है, ट्रंकेट करना है टेबल को, ठीक है। तो वो सारा चीज आती है हमारा
तो होता क्या है एक्चुअली इसमें, ठीक है, तो इसमें जब एक लॉजिकल जो ऑपरेशंस परफॉर्म होता है ना, उसी को हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं, कि कोई भी अपडेट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, डिलीट हो रहा है, ठीक है, ऐड हो रहा है, तो वो ट्रांजैक्शंस होता है। अब देखो कि एक ट्रांजैक्शंस तो हम समझ गए, कनकरेंसी क्या होती है। अब मान लो कि एक डेटा रीड, कोई ट्रांजैक्शन T1 है, ठीक है, ट्रांजैक्शन T1 है, वो डेटा को रीड किया, कोई डेटा है ए को रीड किया, और फिर उसने क्या किया, कि मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं 100 यूनिट फ्रॉम ए से बी में। मतलब दो अकाउंट्स हैं, अकाउंट ए और अकाउंट बी, हम लोग ए से बी में ट्रांसफर कर रहे हैं 100 यूनिट। तो हमने सबसे पहले अपने अकाउंट में गया, देन हमारा ट्रांजेक्शन क्या करेगा, रीड करेगा कि ए में कितना बैलेंस है, देन वो क्या करेगा कि ए में 100 यूनिट माइनस करेगा, और जो भी डेट बचेगा उसमें वो ए में फिर से स्टोर कर देगा, ठीक है, और फिर ए को राइट कर देगा, हाँ ठीक है भाई, ए में माइनस करके 100 राइट कर दे। अब बी को रीड करेगा, राइट, और बी को रीड करने के बाद क्या करेगा, को बी में वो 100 यूनिट ऐड कर देगा, और फिर जितना वैल्यू आएगा वो फिर से बी में स्टोर करके फिर बी को राइट कर देगा। तो ये एक ट्रांजेक्शन है। बट अगर आप सोचो कि अगर हमारा जो है ट्रांजेक्शन यहाँ पे फेल हो गया, रीड करने के बाद फेल हो गया, वो ऐड ही नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ए ने रीड किया, डिडक्ट किया मनी, एंड देन राइट कर दिया कि हाँ ठीक है 100 रुपए माइनस हो गए ए से, एंड देन इट गॉट डिडक्टेड, ओके, और एक ए को पता चल गया मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। बट बी ने तो रीड किया कि हाँ मेरे में इतने अकाउंट है, बट बी में यहाँ पे फेलियर हो गया ट्रांजेक्शन में, और डेटा क्रिएट ही नहीं हुआ। तो इस चीज को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हमारा डेटा कंकरेंसी में रहे। कंकरेंसी में रहे मतलब कि बिफोर ट्रांजेक्शन्स के कंप्लीट होने के पहले और ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद की वैल्यू, दोनों ए प्लस बी की वैल्यू दोनों सेम ही होनी चाहिए, ओके। मतलब कि अगर ए में 100 रुपये माइनस हो रहा है तो बी में 100 रुपये प्लस होना चाहिए, तभी ए प्लस बी दोनों बराबर होगा बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन, ओके। इसी को बोलते हैं कंकरेंसी, कि सेम आफ्टर द ट्रांजेक्शन, बिफोर द ट्रांजेक्शन, अमाउंट शुड बी सेम फॉर द बोथ। समझ में आया? अगर ये चीज समझ में आ गई है, देन हम लोग गुड हैं, वी आर गुड टू गो इन टू द नेक्स्ट लेवल, ओके। तो हमारा नेक्स्ट लेवल का, ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एसिड प्रॉपर्टीज है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली अगर देखोगे तो बहुत सारे जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है कहाँ से, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है हमारे एसिड के प्रॉपर्टीज से, ओके। एसिड का प्रॉपर्टी पूछ देगा कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये पूछ देगा, या फिर ये नॉर्मल पूछ देगा कि फुल फॉर्म पूछ देगा एसिड का, कि पूछ देगा कि एसिड में आई का क्या मतलब है, डी का क्या मतलब है, डी की फुल फॉर्म पूछ देगा एसिड में, ठीक है। तो ये मैंने देखा है 2-3 जगह, किसी किसी एग्जाम्स में मैंने देखा है, नॉर्मल जो एग्जाम्स आईटी के होते हैं, ठीक है, जैसे पोस्ट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में हो गया, ठीक है, और एक यूबीआई का एग्जाम्स हुआ था उसमें भी देख लेते हैं, और एक पीएनबी का एग्जाम्स हुआ था, पीएनबी एसओआईटी का, ठीक है, उसमें भी हुआ था। तो ये नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन जो है ना वो आते ही हैं इस तरह के, नॉर्मल सा आएगा, पूछ देगा कि भाई इसका क्या मतलब है आप बताओ, ठीक है। तो ये एक तो याद रखना कि इसका एसिड का फुल फॉर्म, ए का मतलब एटॉमिसिटी, बी का मतलब कंसिस्टेंसी, आई का मतलब आइसोलेशन, एंड डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी, ओके। ये तो हमारा समझ में आ गया एसिड प्रॉपर्टी, बट इसका मतलब क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टीज के मतलब, ठीक है, ए का क्या मतलब, एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। सो एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन, अगर मान लो कि मैंने ए कोई ट्रांजेक्शन लिया, कोई ए से मुझे बी में भेजना है, ठीक है, अब मैं 100 यूनिट भेज रहा हूँ, 100 रुपीज मान लो भेज रहा हूँ, ठीक है, बी में, ठीक है। तो बी में 100 यूनिट क्रेडिट होना चाहिए, राइट। बट अगर सपोज मान लो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाँ ठीक है भाई, ए ने 100 रुपये भेजा, बट बी में 85 रुपये क्रेडिट हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर बी ने 100 भेजा है तो, अगर ए ने 100 भेजा है तो बी में 100 ही क्रेडिट होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। मतलब कि या तो ट्रांजेक्शन कंप्लीटली परफॉर्म हो या कंप्लीटली अबॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो एटॉमिसिटी का ये आइदर परफॉर्म कंप्लीटली और इट डजेंट परफॉर्म एनीथिंग, ओके। तो यहाँ पे या तो इंटायरली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है या फिर नॉट परफॉर्म एट ऑल।
कि कुछ भी नहीं परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो एटॉमिसिटी का ये मतलब है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि ट्रांजेक्शन शुड बी कंसिस्टेंट प्रिजर्विंग, मीनिंग दैट इफ इट इज कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जब ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ये जब शुरू हुआ तो वो खत्म भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे पे खत्म हुआ और आधे के बाद ये रुक गया और बोला ठीक है मैं अब नहीं करूंगा काम आगे का, ठीक है। तो जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो भी रन कोई कोड रन हो रहा है, एडिशन का, डिलीशन का, अपडेशन का इन द डेटाबेस में, तो क्या करेगा, कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा कंप्लीट हुआ, आधी चीजें डिलीट हुई, आधा चीजें वो। तो ये चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आइदर इट परफॉर्म कंप्लीटली और इट एग्जीक्यूटेड नथिंग। ओके। सो यहाँ पे ये मतलब हुआ कि हमारा जो भी चीजें परफॉर्म हो रही है वो बिगिनिंग से एंड तक होना चाहिए, किसी भी इंटरफेरेंस के बिना। ओके। इट शुड टेक द डेटाबेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर कंसिस्टेंट। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैंने ए से 100 रुपये माइनस किया है, तो बी में 100 रुपये क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहले भी कंसिस्टेंट था और बाद में भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, ट्रांजेक्शन के पहले, ट्रांजेक्शन के बाद। ओके। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके। आई थिंक कुछ इशू आ गया है। ओके, यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे पीपीटी बनाने में देयर माइट बी सम इशू। ओके। सो यहाँ पे आइसोलेशन का क्या मतलब होता है? आइसोलेशन का मतलब मान लो कि एक ट्रांजेक्शन ए पे परफॉर्म हो रहा है, इसी पे दो ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, T1 एंड T2। ओके। सो एक क्या कर रहा है कि 50 रुपये ऐड कर रहा है, एक मान लो कि 100 रुपये माइनस कर रहा है। तो T1 एंड T2 जब दोनों परफॉर्म कर रहे हैं एक ही ट्रांजेक्शन पे सेम टाइम पे, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। देयर शुड नॉट बी इंटरफेयर। दोनों ट्रांजेक्शन सेपरेट एंड आइसोलेशन आइसोलेशन में होना चाहिए। ओके। तो ये आइसोलेशन का मतलब होता है। ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि एक बार ट्रांजेक्शन ने कमिट कर दिया, एक बार मान लो कि यहाँ पे ए में 100 रुपये ऐड हुआ, ठीक है, और बी से 100 रुपये माइनस हुआ, मतलब बी से मैंने ए में भेजा पैसे, ए में माइनस हुआ, ए में प्लस हुआ 100 रुपये, बी में माइनस हुआ, ठीक है। तो बी से डेविएट हुआ और ए में क्रेडिट हुआ। तो इसका मतलब है कि अब ये होने के बाद जब ट्रांजेक्शन कमिट हो गया, ठीक है, तो ये हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए ये कमिट हो चुका है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती है। मतलब कि ये लाइफ टाइम कोई भी चीज कमिटेड हो गया ट्रांजेक्शन में, डेटा में, तो ये हमेशा के लिए वो चीज रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकता है। ओके। तो ये मतलब हुआ इसका। नाउ गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए थे यहाँ पे, तो देख लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटाबेस ट्रांजेक्शंस। ये देखो, ये मैं बोला था ना कि ये क्वेश्चंस आया था ऐसे कुछ करके इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, ठीक है। सो यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के 2024 का क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम दिए थे, इस पे एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, इंटीग्रिटी, ठीक है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन, कौन सी एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है? तो ए से मैंने क्या बोला था? ए फॉर एटॉमी सिटी। ओके। ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर, मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, कंसिस्टेंसी। ओके। सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। ओके, डी फॉर, तो इसका मतलब जो डी वाला है, जो इंटीग्रिटी का पार्ट है, ये चीजें हमारी गलत हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। यही एक पार्ट नहीं है। ओके। एक और क्वेश्चन था, आई थिंक मैंने ऐड किया था, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही, हाँ ठीक है। ए ट्रांजेक्शन इज आइदर ए ट्रांजेक्शन इज आइदर परफॉर्म इंटायरली और नॉट परफॉर्म एट ऑल। ये देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है एसओआईटी का, ठीक है। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हैं, या तो कंप्लीटली परफॉर्म हो रहा है, नॉट परफॉर्म, अगर आप देखोगे तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? एसिड की प्रॉपर्टी। मैंने बताया था ना कि या तो ट्रांजेक्शन 100% परफॉर्म हो जाए पूरा कंप्लीटली, या तो नहीं परफॉर्म हो। ओके। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिसिटी। ओके। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके। ट्रांजेक्शन के कुछ स्टेट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
सो जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर देखोगे तो कोई ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, अगर वो परफॉर्म हो रहा है, तो जब तक कि ट्रांजेक्शन्स खत्म नहीं होता, मतलब फिनिश नहीं होता, तब तक हमेशा के लिए वो क्या रहेगा, कमिटेड स्टेट में, सॉरी एक्टिव स्टेट में रहेगा। ओके। जब ट्रांजेक्शन हमारा एक्टिव स्टेट में रहेगा, ठीक है, तो होगा क्या कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है कि अब दो चीजें हो सकती है, या तो इस पे रीड राइट ऑपरेशन हो सकता है, या तो ये फेलियर हो जाए। जब ये फेलियर स्टेट में हो, पहले मैं फेलियर कर सकता, तो ये क्या करेगा, फेल्ड स्टेट। ओके। और फिर जब चेंजेस फेल्ड स्टेट में हो, तो ये ऑटोमेटिक रोल बैक हो, जो भी चेंजेस हुए होंगे वो रोल बैक हो जाएगा, मतलब कि वो प्रीवियस वर्जन में चला जाएगा, और ट्रांजेक्शन हमारा एबॉर्टेड स्टेट में चला जाएगा, और टर्मिनेट होकर के टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा यहाँ पे, और हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रांजेक्शन में रीड राइट कोई ऑपरेशन, कोई रीड या राइट हो रहा है इसके डेटा में, ट्रांजेक्शन्स में, तो क्या होगा कि वो पार्शियली कमिटेड होगा, मतलब कि 100% वो कमिटेड नहीं है। अगर यहाँ पे कोई फेलियर होता है, तो वो अगेन फील्ड स्टेट में हो जाएगा। अगर कोई फेलियर नहीं हुआ, तो डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, और ये कमिटेड स्टेट में, यहाँ से कमिट होने के बाद ट्रांजेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, और जो भी चेंजेस हुए होंगे, ठीक है, वो आराम से, वो हमारे चेंजेस जो है अपडेट हो जाएंगे डेटाबेस में, और वो हमेशा के लिए अपडेट हो जाएंगे वंस ट्रांजेक्शन गॉट कमिटेड। ओके। सो सी, तो यहाँ पे जो स्टेबल स्टेट्स हैं कौन कौन से हैं, ये स्टेट, एक कमिटेड स्टेट वाला एक स्टेबल है, एक अबॉर्टेड स्टेट भी स्टेबल है, क्योंकि इसके बाद वो ट्रांजेक्शन टर्मिनेट ही होगा, राइट, और इसके बाद वो ट्रांजेक्शन टर्मिनेट होगा। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों हमारे स्टेबल स्टेट है, ये हमारा अनस्टेबल स्टेट है, क्योंकि यहाँ से दो चीजें हो सकती है, या तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, या तो ट्रांजेक्शन क्या होगा, फेल हो जाएगा। या तो कंप्लीट होगा या तो फेल होगा। अगर फेल हुआ तो ये फेल्ड स्टेट में चला जाएगा, अगर यहाँ से ट्रांजेक्शन कमिट हुआ तो वो कमिटेड स्टेट में चला जाएगा। ओके। समझ में आई चीजें। अगर किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो, देन यू कैन डायरेक्टली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं देख लूंगा उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन था कि ए ट्रांजेक्शन इज, एक क्वेश्चन था कि ए ट्रांजेक्शन इज इन विच स्टेट दैट वी कैन गारंटी दैट द डेटाबेस इज इन कंसिस्टेंट स्टेट। ओके। कि ट्रांजेक्शन्स कौन से स्टेट में है जिससे डेटाबेस कहता है कि ये हमारा कंसिस्टेंट स्टेट है। मतलब इसमें कोई चीज देखो, एबॉर्टेड का मतलब होता है कि हाँ डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी चेंजेस हुआ था प्रीवियस स्टेट में, मतलब कंसिस्टेंट स्टेट में चला गया। कमिटेड का मतलब हुआ कि हाँ भाई जो भी पहले का चेंजेस हुए थे वो चीज़ कमिट हो गई है, और ये भी चला गया, हमारा क्या है कि कंसिस्टेंट में स्टेट में चला गया। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट हमारा आंसर ये दोनों सही होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके। ओके। ये कंकरेंसी क्या होती है, ये चीजें देखो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेसिस पे थोड़ा सा टॉपिक मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इसके बेसिस पे हम लोग जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आने वाले समय में। ओके। सो ये कंकरेंसी होती क्या है? इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? कंकरेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई है, हमारा डेटा ए है, ए पे मान लो कि कोई ट्रांजेक्शन T1, T2 एंड T3, इस पर्टिकुलर डेटा पे ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी T1 T2 T3 काम कर रहे हैं। तो हमें इस कैसे इसको, इस डेटा को कंसिस्टेंट बनाना है कि तीनों ट्रांजेक्शन एक दूसरे से इंपैक्ट ना करें, एक दूसरे के ट्रांजेक्शन्स में, कोड्स में या एग्जीक्यूशन में इंटरफेयर ना करें, और इसका डेटा एक कंसिस्टेंट रहे। ऐसा तो नहीं ए ने अपडेट किया, बी ने उसको ओवरराइट कर दिया, और सी ने उसको ओवरराइट कर दिया, ठीक है। ट्रांजेक्शन T1 ने कुछ $10 इसमें ऐड किया, T2 ने उस पर 10 की जगह 20 कर दिया, और T3 ने 10 की जगह 30 कर दिया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि व्हेन वी नीड अ कंकरेंसी डीबीएमएस टू इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस बाय अलाउइंग, तो सिस्टम का परफॉर्मेंस तो होता है कि डीबीएमएस में हम लोग, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही देख लो, तो अगर हम कोई डेटा एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मल्टीपल काम्स एक साथ होते हैं। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि अपने आप को जितना मैक्सिमम थ्रूपुट देता है, थ्रूपुट का मतलब है तो कितना सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस जो एक साथ रन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब कि मैक्सिमम यूजर एक डेटा को एक्सेस जितना करेगा, उतना ही ज्यादा उसकी थ्रूपुट इंक्रीज होगी, रिसोर्स का उतना ही ज्यादा
उतना ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा, और एक सेम टाइम पे हम लोग टाइम सेविंग कर सकते हैं, सेम टाइम पे डेटा का अपडेट और डिलीशन जो भी हो रहा है उस पे चेंजेस हो रहे हैं डेटा पे। ओके, तो ये कंकरेंसी का मतलब होता है कि एक ही टाइम पे मल्टीपल पर्सन वर्किंग ऑन अ सेम डेटा, सेम रिसोर्स। ओके, सो ये इससे इंक्रीज थ्रूपुट होता है, ठीक है। बट ये इससे बहुत ज़्यादा हमारा क्या होगा कि टाइम का रिड्यूस हो जाएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल मल्टीपल एग्जीक्यूशन में, बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कंकरेंसी होने से क्या क्या इश्यूज आ सकती हैं, ठीक है। तो उस चीज को कैसे मैनेज करना है वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, जैसे कि उसकी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन रहे, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन रहे कि कोई चीज ना बदले, उसकी डाटा की कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंट स्टेट में ना जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज चैलेंजेस हैं कुछ, जिसको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसको कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो कि क्या क्या कंकरेंसी से क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। ओके, सो देखो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इश्यूज आते हैं, ठीक है, कि हमारा कंकरेंट एग्जीक्यूशन जब डाटा हो रहा है तो उसमें क्या क्या है। तो ये चार तरह के कुछ डर्टी रीड्स हो सकते हैं, अनरिपीटेबल रीड्स होते हैं, फैंटम रीड्स हो सकते हैं, लॉस्ट अपडेट होता है, ठीक है, कि जो भी आपने अपडेट किया उसको लॉस्ट हो। डर्टी रीड का क्या मतलब है, मैं एक चीज एक एक करके कुछ एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा कंकरेंसी स्टेट में कोई डेटा है तो क्या का मतलब है, कि डर्टी रीड कब होता है, अनरिपीटेबल रीड कब होता है, फैंटम रीड कब होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो ये चीज है डर्टी रीड। डर्टी रीड, अब डर्टी रीड के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है। मोस्टली मैंने ये यूट्यूब नेट से ही डाउनलोड किया था इसको, इस फिगर को समझाने के लिए मैंने यहाँ अटैच किया, ठीक है। तो ये क्या ट्रांजेक्शन, देखो दो चीजें हैं कि डर्टी रीड में हम लोग क्या किए हैं कि दो ट्रांजेक्शन्स लिए हैं, दो ट्रांजेक्शन्स हैं, T1 एंड T2, ठीक है। इस T1 एंड T2 ने क्या करना है कि कोई डेटा है ए, कोई डेटा ए है, दोनों ए पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन सबसे पहले देखो, ट्रांजेक्शन किसने किया, T1 ने। T1 ने किया कि मान लो ए में कुछ 50 50 है, ठीक है। ए में $50 है, ठीक है, 50 रुपीज है। तो ए ने T1 ने इसको रीड किया एंड इसको राइट किया। राइट करने का मतलब होता है कि ए में इसने मान लो कि 50 तो पहले से था, प्लस 10 और ऐड कर दिया, तो ए में 60 कर दिया। अभी देखो कमिटेड नहीं हुआ है, अभी ट्रांजेक्शन चालू है, कुछ और कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। बट अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। अब देखो इसके बाद T2 आता है, ए को रीड करता है। तो T2 ए को रीड करेगा तो ए की वैल्यू कितना रीड करेगा, 60 करेगा, ठीक है। फिर ए की वैल्यू को इसने कुछ राइट किया होगा, ठीक है, इसने कुछ राइट किया तो ए में मान लो 60 में इसने 10 और जोड़ दिया, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, ठीक है। और ये कमिट कर दिया, तो मतलब कि सिस्टम में क्या हुआ कि हमारा 70 कमिटेड हो गया। अब इसको चेंज नहीं, बट जब T2 कंप्लीट नहीं हुआ था उसके बाद ये फेल्ड हो गया, राइट। अब ये फेल्ड होगा तो ये चेंजेस रिवर्ट बैक करेगा, रिवर्ट बैक करेगा तो टोटल रीड कितनी हो जाएगी, ए की तो वैल्यू 50 हो जाएगी, बट यहाँ पे कमिटेड ने 70 कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये रीड कर रहा है, जो कि गलत रीड है, जिसको बोलते हैं डर्टी रीड। यहाँ पे ट्रांजेक्शन कमिट होने के बाद ये चीजें, ये ट्रांजेक्शन बिफोर द कमिटेड ये रीड कर लिया, और इस रीड करने के बाद अनकमिटेड डेटा को रीड किया है और फिर उस पर राइट किया है। और अगर अनकमिटेड डेटा जो है फेलियर होता है तो वो पूरा रिवर्ट बैक करेगा और यहाँ पे चीजें इश्यूज क्रिएट कर देंगी कि हमारा डेटा तो कुछ और कर रहा है बट T1 का डेटा कुछ और कह रहा है। तो इसी को बोलते हैं हमारा डर्टी रीड। ओके, ये आगे समझ में, डर्टी रीड। अब आता है हमारा अनरिपीटेबल रीड, या देखते हैं हाँ अनरिपीटेबल रीड क्या होती है। देखो ये भी बहुत सिंपल है, मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ इसको भी। देखो इसमें दो ट्रांजेक्शन लिए हैं, अनरिपीटेबल रीड का क्या मतलब होता है, ठीक है। मैंने ट्रांजेक्शन ए लिया, ए में 50 रीड किया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ अपने अकाउंट चेक कर रहा हूँ, मेरे पे $50, ठीक है। एक दूसरा बंदा को भी मैंने दिया दिया है, कुछ दिया है, कोई दूसरा बंदा वो भी इसमें देख रहा है कि उसको देख रहा है, अच्छा ठीक है चलो $50, इसने भी रीड किया और इसने भी रीड किया, दो बंदे ने एक ही डेटा को रीड किया 10। अब ए ने इसने क्या कर दिया,
इसने कर दिया राइट कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब इसकी वैल्यू हो गई 60। ठीक है, मान लो 10-10 डॉलर ऐड किया होगा राइट करके, तो ए की वैल्यू 60 हो गई। ठीक है। ए ने देखो, और फिर ट्रांजेक्शन जो T2 है उसने कुछ नहीं किया, उसने थोड़ी देर के बाद फिर से इस चीज को रीड किया और उसको पता चल रहा कि यार ए की वैल्यू 60 है। उसने सोचा कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर भी ए की वैल्यू कैसे बढ़ गई। तो ये क्या कहता है कि रीड तो बार बार रीड कर रहा है और उसको बार बार डिफरेंट ट्रांजेक्शन डेटा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि यार समझ नहीं, यार डेटा अचानक से कैसे चेंजेस हो रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं, बस हर 5 मिनट 6 मिनट के बाद जाकर रीड कर रहा हूँ, डेटा चेंज हो रहा है। तो कोई ना कोई, और ये चीजें कमिटेड हैं नहीं है, वी डोंट नो, राइट। सो इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट स्टेट बोलते हैं, या उसको अनरिपीटेबल रीड बोलते हैं, जिसको कि कोई जो डेटा आ रहा है वो बार 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 डिफरेंट डेटा आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है वो डेटा, तो इसको अनरिपीटेबल रीड बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, फैंटम रीड। फैंटम रीड कुछ नहीं होता है, अगर देखोगे एक क्वेश्चन आया था फैंटम रीड का कुछ करके, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, मैं देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था, फैंटम रीड करके आया था कि फैंटम रीड होता क्या है। ओके, सो फैंटम रीड में क्या होता है देखो, मैंने ये क्या किया कि मैंने कोई ट्रांजेक्शन डेटा था कोई, ऐसे करके कोई ए था, ए बराबर 50 थी, मैंने रीड किया, इसने भी रीड किया, ट्रांजेक्शन T2 ने भी रीड कर दिया कि ए बराबर चलो 50 है। ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, ए को डिलीट कर दिया यहाँ से। ठीक है। और फिर इसने जब रीड किया ए बराबर, तो इसको ए की वैल्यू ही कुछ नहीं मिल रही है, ए की वैल्यू नल मिल रही है, ए का डेटा ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इसके लिए, ट्रांजेक्शन T2 के लिए। तो उसको समझ नहीं आ रहा कि यार मैंने तो रीड किया था 50 पहले, थोड़ी देर के बाद रीड कर रहा हूँ तो ये मुझे तो डेटा ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया वो डेटा, ए की वैल्यू। तो इसी को बोलते हैं फैंटम रीड प्रॉब्लम, कि मतलब कि जो ऑलरेडी डिलीट हो चुका हो सिस्टम से, और somebody इज ट्राइंग टू गेट दैट डेटा। ओके, सो इसी को हम लोग बोलते हैं फैंटम रीड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, आई थिंक यहाँ पे मैंने अपडेट करना भूल गया हूँ, ये है, ये लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम है, कि जो भी अपडेट हुआ है वो लॉस हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। ओके, ये लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या होती है, देखो कि इसमें दो चीजें होती हैं, कि इसमें दो ट्रांजेक्शन काम कर रहे हैं, पहला जो ट्रांजेक्शन ये सब लोग ओवरलैपिंग हो रहा है, पहला ट्रांजेक्शन कुछ अपडेट कर रहा है, उसको ओवरलैप करके दूसरा ट्रांजेक्शन उसको क्या कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या किया कि इसने ट्रांजेक्शन, मान लो ए बराबर इसने 10 था, इसने क्या किया फिर, इसने मान लो 10 ऐड किया होगा, तो ए बराबर 10 + 10 हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 20। ठीक है। बट इसने क्या किया कि ए बराबर 20 तो था ही, इसमें 10 और ऐड करके 30 कर दिया, और ये कमिट कर दिया। इसके अकॉर्डिंग तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30, और इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। ठीक है। अब ये यहाँ पे कमिट कर रहा है ए की वैल्यू, तो देखो एक जगह ए की वैल्यू 30 हो रही है, एक जगह ए की वैल्यू 20 हो रही है। तो ये क्या कर रहा है कि जो पहले अपडेट हुआ था इसके द्वारा, ये तो यहाँ पे कमिट करेगा तो लॉस हो जाएगा, राइट। इसी को बोलते हैं लास्ट अपडेट प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये देखो कुछ 4-5 रूल्स हैं जो कंसिस्टेंसी कंकरेंसी में आते हैं, वो सब चीजें हम लोग पढ़ लिए। अब आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग शेड्यूल इज सफरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल इज सफरिंग फ्रॉम, ये देखो कुछ शेड्यूल है, ये किससे सफर कर रहा है। ठीक है, देखो दो ट्रांजेक्शन से ये चीज हम सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रांजेक्शन आर ने रीड किया है, मान लो कि ये वाई की वैल्यू 50 है। ठीक है, T2 कुछ नहीं कर रहा है, फिर T2 ने एक्स की वैल्यू कुछ रीड किया, मान लो कि ये 40 रीड कर लिया, कि एक्स एक्स की कुछ वैल्यू हो। फिर रीड किया वाई की, तो ये भी 50 ही रीड करेगा क्योंकि अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। फिर ये करेगा तो 90 कर देगा, और फिर ये वाई की 50 में कुछ ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि देखो राइट कर रहा है वाई में। ठीक है, तो पहले 50 था वाई की वैल्यू, अब क्या करे 10 मान लो ऐड कर दे 60। अब यहाँ पे क्या करेगा कि वाई को रीड करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वाई की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे यहाँ यहाँ पे साथ मैंने गड़बड़ कर दिया यार।
तो पहले क्या होगा, 50 इसने रीड किया, एक्स ने 40 रीड किया, वाई ने 50 रीड किया इसने T2 ने, और फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो ये 90 हो गया, तो मतलब वाई की वैल्यू 90 है, राइट। सो यहाँ पे हमें कुछ इरेजर से थोड़ा सा इसको हटा देना चाहिए। ठीक है। अब देखो अब क्या है, यहाँ से भी इसको हटा देते हैं। अब देखो, अब मान लो कि फिर वाई को राइट कर रहा है, तो 90 मान लो कि 10 ऐड कर दिया राइट करके, तो यहाँ पे हाँ का 100, या फिर 90 को राइट कर दिया, ठीक है, इसने 90 को ऐड करके इसने 90 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या कह रहा है, ये रीड कर रहा है, इसने तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, राइट। तो इसने रीड किया, तो इसको भी तो वाई की वैल्यू फिर 85 मिलेगी, ठीक है। तो देखो कि इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे तो वाई की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू कुछ और आ रही है, यहाँ तो सेम ही है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि डर्टी रीड की प्रॉब्लम है, या फैंटम रीड की प्रॉब्लम है, या लॉस्ट अपडेट की प्रॉब्लम है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये आपके लिए होमवर्क है। आप बताओ कि इसका आंसर एक्चुअल में होगा क्या, या ये 90 रीड करेगा, या 50 रीड करेगा, या 100 रीड करेगा, जो भी करेगा, ये आपकी घर के लिए प्रॉब्लम है, आप बताओ। ये एक्चुअली गेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो एंड देन कमेंट मी कि इसका क्या आंसर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, जो कि सीरियलिटी एंड रिकवरेबिलिटी भी है, सीरियलाइजेशन पे है, क्वेश्चन आएगा, 2-3 टॉपिक्स और बचे हुए हैं कंकरेंसी एंड कंट्रोल्स में, ओके। सो वो हम डिस्कस करने के बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे ER मॉडल का नेक्स्ट, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।